दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वो गरीब हो या फिर वो अमीर हो, अपने बच्चों की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है, बल्कि उनको अच्छे संस्कार और उनको हर परेशानियों से बचाकर भी रखता है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं, तो उनको अपने ही माता पिता में अपना दुश्मन नजर आने लगता है। आज की कहानी में भी एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही माता पिता के सामने कुछ इस प्रकार से अपनी जिद पर उतर जाती है कि जिसकी वजह से दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को पता चलता है, तो वाकई में हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बरेली, और बरेली ज़िले में एक थाना पड़ता है इज्जत नगर, और इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है डोहरा, और इसी डोहरा गांव का रहने वाला है शिवपाल, जिसकी उम्र है लगभग 47 साल के आसपास। शिवपाल की पत्नी का नाम है मीना, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। शिवपाल के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है नेत्रपाल, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, और बेटी का नाम है सुनीता, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। शिवपाल जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि जिससे उसके परिवार का सही तरीके से गुजारा भी हो सके। इधर शिवपाल की पत्नी मीना जब अपने घर की माली हालत को देखती है, तो अपना कदम घर से बाहर निकालती है और अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही गांव के बगल वाले गांव लालपुर गांव में नर्सरी का बिजनेस शुरू करती है। जैसे ही बिजनेस शुरू होता है, ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू हुए अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा था कि 26 जनवरी 2024 की सुबह सुबह हर दिन की तरह मीना अपने बेटे नेत्रपाल के साथ जब नर्सरी में काम करने के लिए जाती है, तो शाम के समय दोनों वापस अपने घर में नहीं आते हैं। दोनों समय से जब अपने घर नहीं पहुंचते हैं, तो मीना की बेटी सुनीता अपने भाई नेत्रपाल के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन नेत्रपाल का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब नेत्रपाल का फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता है, तो सुनीता अपने पिता शिवपाल से कहती है कि आप जाकर देखिए कि मम्मी और भैया अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। इसलिए शिवपाल अपनी पत्नी और अपने बेटे को बुलाने के लिए लालपुर गांव के नर्सरी में जाते हैं। लेकिन शिवपाल जैसे ही नर्सरी में पहुंचता है, तो वहां का नज़ारा देखकर वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाने लगता है। दरअसल उस नर्सरी में मीना और उसके बेटे नेत्रपाल की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उन दोनों के सर में गोली मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे ही शिवपाल चीखना और चिल्लाना शुरू करता है, तो शिवपाल की आवाज़ को सुनकर धीरे धीरे आसपास के लोग भी नर्सरी में इकट्ठा होने लगते हैं। तभी आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही डबल मर्डर की सूचना मिलती है, पुलिस उसी समय अपनी टीम के साथ लालपुर गांव के उस घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश का मुआयना करती है, तो पता चलता है कि दोनों के सर में एक एक गोली मारी गई है। क्योंकि उस दिन 26 जनवरी का दिन है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बरेली में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र बनाई हुई थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपराधियों ने इसी दिन का चुनाव हत्या करने के लिए क्यों किया था। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद शिवपाल की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस डबल मर्डर केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शिवपाल से ही पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी के ऊपर शक है, या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पर शिवपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हम लोग बेहद ही गरीब परिवार से हैं, हमारी भला किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस भी अपना तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, मीना और उसके बेटे की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में एक बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाला खुलासा होता है।
दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि दोनों की हत्या गोली मारकर नहीं किया गया है, बल्कि दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है, पुलिस भी अब काफ़ी तेज़ी से हरकत में आ जाती है। इसलिए पुलिस फिर से शिवपाल के घर जाती है और शिवपाल की बेटी सुनीता से पूछताछ करती है। तो सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे भाई और मेरी माँ की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी शादी जिसके साथ होने वाली है उसी लड़के ने किया है। दरअसल सुनीता की शादी मनीष पाल नाम के लड़के के साथ तय है, जो बरेली के मीरगंज का रहने वाला है और पंजाब में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जैसे ही सुनीता इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, तो पुलिस सुनीता से ही मनीष का मोबाइल नंबर लेती है और इसके बाद पुलिस मनीष के नंबर पर फ़ोन करके पूछताछ करती है। पुलिस जब मनीष से सुनीता के भाई और उसकी मां की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो मनीष पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या कर दिया गया है। दरअसल मैं पंजाब में ही अपनी नौकरी कर रहा हूँ। मनीष जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद मनीष सही कह रहा है, क्योंकि सुनीता ने पुलिस वालों को बताया था कि वो मनीष के साथ शादी नहीं करना चाहती है। इसीलिए मनीष ने उसकी मां और उसके भाई की हत्या कर दिया है। पुलिस को लगता है कि मनीष मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली करने के लिए मनीष के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और उसका लोकेशन निकालती है। तो मालूम चलता है कि जिस दिन और जिस समय सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या किया गया था, उस दिन मनीष का लोकेशन पंजाब में उसकी कंपनी का ही दिखाई दे रहा है। पुलिस को जब अपराधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो पुलिस इस मामले में अपने खबरियों की मदद लेती है। तभी एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुनीता का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे ये तो नहीं मालूम है कि शायद उसके प्रेमी ने ही उसकी माँ और उसके भाई की हत्या किया है, लेकिन सुनीता अपने आशिक से ही शादी करने के लिए मनीष के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। जैसे ही वो खबरी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस खबरी की ही निशानदेही पर सुनीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है, तो आखिरकार उसमें से एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिस पर सुनीता हर दिन लगभग 5 से 6 घंटे तक लगातार बातचीत करती आ रही है। पुलिस जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राशिद खान नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड है। राशिद खान जो राजपुरा माफी गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह की कॉल डिटेल मिल जाती है, पुलिस राशिद के नंबर पर फ़ोन करती है। घंटी तो जाती है, लेकिन राशिद फ़ोन ही नहीं उठाता है। पुलिस जब राशिद के घर पहुंचती है, तो पता चलता है कि राशिद अपना घर छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस को भी कहीं ना कहीं राशिद के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए पुलिस राशिद को अपनी हिरासत में लेने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है। पुलिस को जैसे ही राशिद का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और राशिद को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। इधर थाने में राशिद जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, तो देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। पुलिस सबसे पहले राशिद से यही सवाल करती है कि शिवपाल की पत्नी और उसके बेटे की हत्या तुमने क्यों किया है। जैसे ही पुलिस राशिद से इस तरह का सवाल पूछती है, तो राशिद भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। राशिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं उन दोनों की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने मेरे सामने इस तरह की परिस्थितियां बना दिया था कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन राशिद जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस हत्याकांड से ठीक 6 साल पहले। राशिद जो अपने इलाके में ही राजमिस्त्री का काम करता है, एक दिन राशिद राजमिस्त्री का काम करने के लिए शिवपाल के घर जाता है और जब पहली बार शिवपाल की बेटी सुनीता की खूबसूरती को देखता है, तो पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे बैठता है। इधर सुनीता भी राशिद को जब देखती है, तो कहीं ना कहीं राशिद को भी सुनीता पसंद करने लगती है और फिर राशिद और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो फिर दोनों फ़ोन से एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों को जब भी मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि आखिरकार दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उन दोनों को ये बात काफ़ी अच्छे से पता है कि उनकी शादी की मंजूरी दोनों के ही घर परिवार वाले किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो इस बात की जानकारी राशिद के साथ साथ सुनीता के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। राशिद के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि राशिद का गैर जाति ही नहीं बल्कि किसी गैर मजहब की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है, तो वो राशिद के घर वाले भी इस बात को लेकर राशिद के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और राशिद के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं कि कहीं ये मामला हिंदू मुस्लिम के बीच का न बन जाए। इसलिए राशिद के घर वाले काफ़ी जल्दबाजी में ही अपनी ही जाति और अपनी मजहब की एक लड़की को देखकर राशिद की शादी कर देते हैं। लेकिन ये शादी राशिद की पसंद से नहीं होती है। राशिद शादी तो कर लेता है लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता से बातचीत करना बंद नहीं करता है। इधर सुनीता के घर परिवार वालों को भी जब मालूम चलता है कि उनकी बेटी का राशिद के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है तो सुनीता के घर परिवार वाले भी उसकी शादी करने के लिए कई जगह रिश्ते की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुनीता किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर राशिद शादी करने के बावजूद भी सुनीता से लगातार बातचीत करता रहता है। एक दिन जब राशिद सुनीता से बातचीत कर रहा था तो सुनीता से कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तो सुनीता कहती है कि मेरे घर परिवार वाले किसी भी कीमत पर मेरी शादी गैर जाति और गैर मजहब के लड़के के साथ नहीं कर सकते हैं। इस पर राशिद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा। तो सुनीता कहती है कि तुम्हारी तो पहले से ही शादी हो गई है और तुम्हारी तो 3 महीने की एक बच्ची भी हो गई है। इस पर राशिद कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे ही राशिद सुनीता के सामने इस तरह की पेशकश रखता है तो सुनीता भी राशिद के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच सुनीता के घर परिवार वाले उसकी शादी मनीष के साथ तय कर देते हैं। मनीष के साथ जब शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी सुनीता राशिद को देती है। जानकारी होते ही राशिद मनीष के नंबर पर फ़ोन करता है और उसके ऊपर दबाव बनाता है कि तुम इस शादी करने से इनकार कर दो। उधर मनीष को जब ये पता चलता है कि सुनीता पहले से ही किसी दूसरे लड़के के साथ प्रेम करती है तो मनीष को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इधर जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आना शुरू हो जाती है राशिद काफ़ी परेशान होने लगता है। राशिद परेशानी में ही जब सुनीता के नंबर पर फ़ोन करता है तो सुनीता कहती है कि अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे घर आओ और मेरे घर परिवार वालों से बातचीत करो। लेकिन राशिद सुनीता के घर जाने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तभी सुनीता कहती है कि मेरी माँ और मेरा भाई हर दिन नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं। अगर तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो तो तुम नर्सरी में जाकर उन दोनों से बातचीत कर सकते हो। सुनीता जैसे ही इस तरह की बातें कहती है राशिद को भी लगता है कि सुनीता बिल्कुल सही कह रही है। 26 जनवरी 2024 को हर दिन की तरह सुनीता की माँ और उसका भाई जब नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं तो शाम के समय राशिद भी उन दोनों से बातचीत करने के लिए नर्सरी में पहुंच जाता है और जाकर सुनीता की माँ और उसके भाई नेत्रपाल से बातचीत करता है। लेकिन जैसे ही शादी की बात कहता है तो नेत्रपाल इस बात पर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इसी बात को लेकर नेत्रपाल और राशिद के बीच में मारपीट और हाथापाई शुरू हो जाता है। हाथापाई और मारपीट जब शुरू हो जाता है तो नेत्रपाल राशिद को काफ़ी मारता पीटता है। इसीलिए राशिद अपने आप को बचाने के लिए नेत्रपाल ने अपने साथ काम करने के लिए जो हथौड़ा लेकर गया था उसी हथौड़े को उठा लेता है और उसी हथौड़े से नेत्रपाल के सर पर काफ़ी तेज़ी से वार कर देता है, जिसकी वजह से नेत्रपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मीना जब अपने बेटे को मरा हुआ अवस्था में देखती है तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जाकर राशिद को पीछे से पकड़ लेती है और इतनी ज़ोर से उसको पकड़ती है कि आखिरकार मीना के नाखूनों का निशान राशिद की गर्दन पर आ जाता है। राशिद को जब काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है तो राशिद उसी हथौड़े से मीना के भी सर पर काफ़ी तेज़ी से वार कर देता है,
जिसकी वजह से मीना की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद राशिद उस हथौड़े को वहीं छुपा देता है। नेत्रपाल का मोबाइल लेता है और उसको स्विच ऑफ करके झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद राशिद अपने घर चला जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी राशिद सुनीता को भी नहीं देता है और अपना घर छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राशिद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस शिवपाल की ही तहरीर पर राशिद को अपनी हिरासत में लेती है। अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से राशिद को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है।